नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल 50 प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमारा पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। आज पार्ट 2 का आरंभ होने जा रहा है और आज भी हम आधुनिक काल के 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। आधुनिक काल में जो प्रमुख विधाएं हैं और जो विभिन्न प्रकार के काल हैं, जैसे भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति और प्रयोगवाद, तो इनसे जुड़े प्रश्न कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सूची 1 में दी गई रचनाओं को सूची 2 में दिए गए उनके रचनाकारों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है समधिन मधुमास। तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। मयंक महिमा, इसके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कंसवध, इसके लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। और बुढ़ापा, इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में किस लेखक की शैली का स्पष्ट प्रभाव है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में किस लेखक की शैली का स्पष्ट प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना कब की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1873। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रणालयों की स्थापना के बाद आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले जनता के सामने कौन सी विधा आई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुद्रणालयों की स्थापना के बाद आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले जनता के सामने कौन सी विधा आई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निबंध। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के विकास में। तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली का असल विकास किस युग में हुआ था? तो वो है द्विवेदी काल। और हिंदी गद्य का वास्तविक विकास ये हुआ था द्विवेदी काल में। तो यहाँ से जो है ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस युग में हिंदी गद्य का विकास हुआ था? तो वो है द्विवेदी काल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में 1903 से 1920 तक अपना कार्य दिया था। और इस बीच बहुत सारे प्रसिद्ध रचनाकार हिंदी साहित्य को प्राप्त हुए थे। 1903 से 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका में कार्य किया संपादक के तौर पर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौर्य विजय। इसके वास्तविक लेखक मैथिली शरण गुप्त नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इसके असल लेखक हैं सिया राम शरण गुप्त।
तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी अनुराग रत्न, इसके लेखक हैं नाथुराम शर्मा शंकर, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वीणा, इसके लेखक हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये भी बिल्कुल सही है। और पद्य प्रसून, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, ये भी बिल्कुल सही है, परंतु आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना निम्न में से कहाँ से आई है? तो गुप्त जी की अतुकांत रचना कहाँ से आई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघनाथ वध। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी योगिन किस साहित्यकार को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो द्विवेदी योगिन किस साहित्यकार को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाथुराम शर्मा शंकर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ से जो है उपनाम से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि नाथुराम शर्मा का उपनाम क्या है? तो वो है शंकर। जगन्नाथ दास, इनका उपनाम है रत्नाकर। गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम है स्नेही और इनका दूसरा उपनाम है त्रिशूल। इनका दूसरा उपनाम जो है वो है त्रिशूल। और अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम है हरिओध। इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम है प्रेमघन। कलाधर किसका उपनाम है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। अब्र किसका उपनाम है? रसा किसका उपनाम है? उग्र किसका उपनाम है? तो यहां से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले प्रकाशित हुई थी हेमंत, फिर रंग में भंग, फिर भारत भारती और फिर साकेत। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सी रचना एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बबरू वाहन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी और ध्रुव वलय, इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दी गई पंक्तियों को सूची 2 में दिए गए उनके रचनाकारों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये किसका कथन है? तो हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा लक्ष्मण सिंह। चूरन साहब लोग जो खाता है सारा हिंद हजम कर जाता है, ये किसका कथन है? तो चूरन साहब लोग जो खाता है सारा हिंद हजम कर जाता है। तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो विषया संतन तजी ताही मुड़ लपटात, जो न डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात, इसके लेखक कौन है? तो जो विषया संतन तजी ताही मुड़ लपटात, जो नर डारत वामन करी स्वान स्वाद सो खात। तो इसके लेखक हैं राधा कृष्णदास। और यह व्यारी तवे बदलेगी कछु पपीहा जब,
पूछी है पीब कहाँ, इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णधुली। इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वर्णधुली, इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। बाकी हम विष पाई जन्म के, इसके लेखक हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नवीन इनका उपनाम है। निशिथ, इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा, ये भी बिल्कुल सही है। और मिलन यामिनी, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कानन कुसुम। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न आपका नैक में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना पंत और बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है? तो इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत और बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खादी के फूल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 प्राप्त काव्य संग्रह यामा में कौन सी रचना सम्मिलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो महादेवी वर्मा के ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 प्राप्त काव्य संग्रह यामा में कौन सी रचना सुमेलित नहीं है या सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दीपशिखा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी निहार, रश्मि, निर्जा, ये जो हैं यामा काव्य संग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य में मांसलवाद का प्रवर्तक कवि कौन है? तो हिंदी काव्य में मांसलवाद का प्रवर्तक कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रगतिवाद के अंतर्गत गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्म प्रगतिवाद के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी मानववाद ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। वर्ग संघर्ष ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल सही है। और सामाजिक यथार्थ ये भी प्रगतिवाद के अंतर्गत आता है, परंतु आध्यात्म जो है ये प्रगतिवाद के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये भी प्रगतिवाद के अंतर्गत आता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुरानी जूतियों का कोरस। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी नींद के बादल, युग की गंगा और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की अत्यंत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या पूर्ति किस काल की कविताओं की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो समस्या पूर्ति किस काल की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है या विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके अलावा
इतिवृत्तात्मकता, ये जो है ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति या विशेषता मानी जाती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। केदारनाथ अग्रवाल के इस कवितांश में सौंदर्य बोध का कारक कौन सा नहीं है? तो फिर से पढ़ते हैं। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। तो केदारनाथ अग्रवाल के इस कवितांश में सौंदर्य बोध का कारक कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति का आश्रय रूप में वर्णन। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी अलंकार प्रयोग ये बिल्कुल सही है। प्रकृति का सूक्ष्म आत्मीय निरीक्षण ये भी बिल्कुल सही है। और भारतीय पारिवारिक संबंध ये भी सही है। तो आपका डी यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप के तापे हुए दिन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इसके लेखक हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन इसके लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी नींद के बादल, युगधारा और हजार हजार बाहों वाली इसके लेखक नागार्जुन हैं। और हिंदी साहित्य में बाबा कहा जाता है नागार्जुन को। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बाबा जो है ये किस कवि को कहा जाता है? तो वो है नागार्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता में हसोन्मुखी मध्यम वर्गीय समाज का जीवन चित्र है। इसमें मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया गया है। ये पंक्तियाँ किस काव्य के संदर्भ में सटीक हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। इस कविता में हसोन्मुखी मध्यम वर्गीय समाज का जीवन चित्र है। इसमें मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया गया है। तो ये पंक्तियाँ जो है ये किस काव्य के अंतर्गत आती है या किस वाद के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगवादी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी गलत है। साम्यवाद प्रयोगवाद के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी क्षणवाद ये प्रयोगवाद के अंतर्गत आता है। अतिशय बौद्धिकता ये भी बिल्कुल सही है। और भदेश का निरूपण ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रचनाकार तार सप्तक से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो निम्न में से कौन सा रचनाकार तार सप्तक से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर सहाय। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचवे ये तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी यहाँ पे गलत है। और यहाँ से जो है तार सप्तक के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं कि तार सप्तक का समय क्या है? तो वो है 1943। दूसरा सप्तक का समय है 1951। तीसरा सप्तक का समय है 1959 और चौथा सप्तक का समय है 1979। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ रचनाकार निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इनमें से प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ लेखक कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण। ये प्रगतिवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन और रामविलास शर्मा ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में दिए गए काव्य
युग के नाम से सूची 2 में दिए गए उनके कवियों के साथ सुमिलन करना है। तो सूची 1 में दिए गए काव्य युग के नाम को सूची 2 में दिए गए उनके कवियों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन से लेखक या कवि आते हैं? तो वो हैं त्रिलोचन। प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं अज्ञ। छायावाद के अंतर्गत आते हैं महादेवी वर्मा। और नई कविता के अंतर्गत आते हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा में निराला ने युग चेतना के अनुरूप दर्शन, मनोविज्ञान और राष्ट्र भावना ग्रहण कर कथा को आधुनिक रूप प्रदान किया है, ये एक कथन है। और दूसरा कथन है डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में राम की शक्ति पूजा में पात्रों की चारित्रिक गरिमा का संरक्षण हुआ है। तो यहाँ पे जो है इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, या फिर दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका क और ख दोनों सही हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पहले आते हैं राम की शक्ति पूजा में निराला ने युग चेतना के अनुरूप दर्शन, मनोविज्ञान और राष्ट्र भावना ग्रहण कर कथा को आधुनिक रूप प्रदान किया है, ये बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा लिखने का जो उद्देश्य था वो ये था कि रावण को बुराई के तौर पर दिखाया गया है और राम को अच्छाई के तौर पर दिखाया गया है। तो बुराई भले ही कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी उसमें ताकत क्यों ना हो, परंतु वो सच्चाई के सामने नहीं जीत सकता, ये निराला ने कहा है। और इस काव्य के माध्यम से जो अंग्रेज सरकार भारत में थी, अंग्रेजी हुकूमत जब भारत में चल रही थी, तो किस प्रकार से जो है आम आदमी पीड़ा से जा रहा था, किस प्रकार से उसके साथ शोषण हो रहा था। तो इस काव्य के माध्यम से निराला जी ने उन आम आदमियों को जगाने का प्रयत्न किया है कि तुम्हें लड़ना होगा अन्याय के विरुद्ध। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है कि किस प्रकार सच्चाई बुराई का अंत करता है। तो आपका ए और बी, क और ख दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से छायावाद का घोषणा पत्र कौन सा माना जाता है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इनमें से छायावाद का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पल्लव की भूमिका। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। भारतेंदुकृत नाटक कौन सा नहीं है? तो भारतेंदुकृत नाटक कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो है प्रेमघन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु के काव्य में प्राप्त होने वाली सभी प्रवृत्तियां प्रेमघन की रचनाओं में अनुपलब्ध हैं, यानी कि उपलब्ध नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी उन्होंने अब्र नाम से उर्दू में कुछ कविताएं लिखी, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अब्र का उपनाम किसका है। तो अब्र के उपनाम से प्रेमघन माने जाते हैं। और अब्र उपनाम जो है वो जब वो उर्दू में रचनाएं लिखते थे या उर्दू में जब वो काव्य लिखते थे, कविताएं लिखते थे, तो अब्र के नाम से वो कविताएं प्रकाशित होती थी। इसके अलावा इनका मुख्य क्षेत्र जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। और इन्होंने साप्ताहिक नागरी नीरद और मासिक आनंद कादम्बिनी के संपादन द्वारा तत्कालीन पत्रकारिता को नई दिशा दी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति को है?
तो फिर से पढ़ते हैं। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति को है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगवाद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अज्ञे द्वारा रचित आंगन के पार द्वार से काव्य संग्रह 1965 में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा काव्य संग्रह जो है वो आंगन के पार द्वार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतः चिंतन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी अंतः सलिला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा ये सम्मिलित हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है, अंतः सलिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता का आरंभ नई कविता पत्रिका 1954 को माना जाता है। इस पत्रिका के संपादक कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नई कविता का आरंभ नई कविता पत्रिका 1954 को माना जाता है। तो इस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगदीश गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा रचनाकार तीसरे तार सप्तक जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा रचनाकार तीसरे तार सप्तक से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो ये किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र? तो ये दूसरा सप्तक के अंतर्गत आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और प्रयाग नारायण त्रिपाठी ये जो हैं तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नकेनवाद, जिसे प्रपत्यवाद भी कहा जाता है, 1956 नामक साहित्यिक आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ सिंह। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी नलिन विलोचन शर्मा, नरेश कुमार मेहता और केसरी कुमार ये नकेनवाद के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो नलिन विलोचन शर्मा इनका न, नरेश कुमार मेहता इनका न और केसरी कुमार इनके के से नकेनवाद बना है। तो नलिन का न, केसरी का क और नरेश का न, तो इससे जो है नकेनवाद का उदय हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध की किस कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिर से पढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध की किस कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंधेरे में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे की काव्य भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है? तो अज्ञे की काव्य भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओजमयी पदावली। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी तद्भव की बढ़ती प्रवृत्ति, नए उपनामों की खोज और मित कथन ये बिल्कुल सही है, परंतु आपका ए ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षणवादी और लघुमानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टि है। ये पंक्ति किस कविता के लिए सटीक है? तो फिर से पढ़ते हैं। क्षणवादी और लघुमानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टि है। तो ये पंक्ति जो है किस कवि
या किस कविता के लिए कही गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई कविता के कवि और कविता के संदर्भ में ये कहा गया है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप ये शब्द नोट कर लीजिए, क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि। तो जहाँ पे ये शब्द आ जाता है तो आप नई कविता को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से मुक्तिबोध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज नहीं अपितु इसमें आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता है। ये बिल्कुल गलत है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो है अंधेर नगरी के संदर्भ में कहा गया है कि इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज नहीं अपितु इसमें आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता है। ये बिल्कुल गलत है। तो आपका डी गलत होगा। इसमें किसी भी प्रकार से जो है आध्यात्मिकता की बात नहीं कही गई है। बाकी अंधेरे में कविता अपने अंदर की इस लड़ाई की प्रतीक कविता है जिसमें घोर अवसाद व घोर विद्रोह के तत्व हैं। ये बिल्कुल सही है। एक केंद्रीय फैंटेसी और उसकी भीतरी परतों में प्याज के छिलके की भांति छिपी अन्य फैंटेसियाँ, ये भी बिल्कुल सही है। और मुक्तिबोध साहित्य और राजनीति की प्रगतिशील परंपरा के प्रति अत्यंत जागरूक रहने वाले कवि हैं। ये भी बिल्कुल सही है, परंतु आपका डी यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंवर नारायण। ये साठोत्तरी कविता के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी केदारनाथ अग्रवाल ये प्रगतिवाद के अंतर्गत आते हैं। राम सिंह ये युयुप्सावादी कविता के अंतर्गत आते हैं। और परमानंद श्रीवास्तव ये प्रतिबद्ध कविता के अंतर्गत आते हैं। परंतु कुंवर नारायण ये नई कविता के अंतर्गत आते हैं, कुंवर नारायण। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध की इच्छा के बावजूद संकलन प्रकाशन के समय अंधेरे में कविता से आकांक्षा के द्वीप नहीं हटाया गया। ये बिल्कुल गलत है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बाकी अंधेरे में कविता का शीर्षक मुक्तिबोध ने मूलतः आकांक्षा के द्वीप अंधेरे में रखा था। ये बिल्कुल सही है। संकलन प्रकाशन के समय अंधेरे में कविता के शीर्षक से आकांक्षा के द्वीप हटा दिया गया। ये सही है। और अंधेरे में कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। ये भी बिल्कुल सही है, परंतु आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना अज्ञे द्वारा रचित कविता संग्रह नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है अज्ञे द्वारा रचित कविता संग्रह नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धूप के धान। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके लेखक अज्ञे नहीं है। बाकी सांप, अरि ओ करुणा प्रभामयी और इत्यलम इसके लेखक अज्ञे हैं। इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, धूप के धान इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लुकमान अली इसके लेखक मंगलेश डबराल नहीं है। तो आपका डी यहाँ पे गलत है। बाकी बची हुई पृथ्वी इसके लेखक लीलाधर जगोड़ी, ये बिल्कुल सही है। संसद से सड़क तक इसके लेखक धूमिल, ये भी बिल्कुल सही है। लकड़बग्गा हंस रहा है इसके लेखक चंद्रकांत देवताले, ये भी बिल्कुल सही है, चंद्रकांत देवताले। परंतु लुकमान अली इसके लेखक हैं सौमित्र
मोहन। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यहाँ पे असंगत कथन है? तो कौन सा यहाँ पे गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहज कविता। इसके अंतर्गत विपिन कुमार नहीं आते हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी साठोत्तरी कविता के अंतर्गत सलील गुप्त ये आते हैं। ताजी कविता इसके अंतर्गत लक्ष्मीकांत वर्मा ये आते हैं, और अकविता इसके अंतर्गत सौमित्र मोहन ये आते हैं। निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वन पाखी सुनो। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो वन पाखी सुनो इसके लेखक हैं नरेश मेहता। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी टूटने का सुख, वाणी की दीनता और सतपुड़ा के जंगल इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता की यह परिभाषा किस कवि की है? तो कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। तो कविता की यह परिभाषा किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धूमिल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कृतियों एवं उनके समक्ष अंकित विधाओं के युग्म को कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवारा मसीहा। ये गलत है। ये जीवनी के अंतर्गत आता है आवारा मसीहा। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और ये शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। तो ये उपन्यास नहीं है। बाकी स्मृति की रेखाएं ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र के अंतर्गत आती है, ये बिल्कुल सही है। एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आती है, ये भी बिल्कुल सही है। और जुलूस रुका है ये रिपोर्टाज के अंतर्गत आती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति कौन सी नहीं है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धूप के धान। हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी काठ की घंटियाँ, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेश मेहता कृत नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी। इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण इसके लेखक हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। बाकी संशय की रात, महाप्रस्थान और सबरी इसके लेखक हैं नरेश मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि दूसरा सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुई थी से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि जो है दूसरा सप्तक के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। ये जो हैं दूसरा सप्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती और नरेश मेहता ये दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं, परंतु रामविलास शर्मा जो हैं ये तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं, तार सप्तक। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और आधुनिक काल के 50 प्रश्न डिस्कस किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्नोत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो इस प्रकार से जो है हम पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पे पार्ट 2 समाप्त हुआ। कल पार्ट 3 का आरंभ होगा और कल भी हम आधुनिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।